वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। शेयर बाजार में अपनी जानकारी का प्रयोग धन कमाने में कैसे करें? पीटर लिंच। शेयर चुनने वाला बनना। शेयर चुनने की कला पैदाइशी या आनुवंशिक नहीं होती। हालांकि कई लोग अपने घाटे को लेकर यह बहाना बनाना पसंद करेंगे कि उनमें कोई अंदरूनी दोष है। वे यह तर्क भी दे सकते हैं कि सफल निवेशकों में निवेश के जन्मजात गुण होते हैं, लेकिन मेरा खुद का इतिहास इसका खंडन करता है। मेरे पालने के ऊपर कोई टिकर टेप नहीं चल रहा था और मैंने पूत के पाँव पालने में दिखाते हुए अपने दांतों से अखबार का शेयरों वाला पन्ना नहीं छपाया था। जिस तरह पेले ने शैशव अवस्था में फुटबॉल को लात मारी थी, जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी माँ ने प्रसव पीड़ा के दौरान एटीटी के डिविडेंड के बारे में नहीं पूछा था। ना ही मेरे डैडी ने जनरल मोटर्स के भाव देखने का कवायद की थी। अतीत की छानबीन करने पर मुझे पता चला कि मेरे जन्मदिन यानी 9 जनवरी 1944 को डाउ जोन्स लुढ़का था और जब तक मैं अस्पताल में रहा यह पूरे सप्ताह गिरा। हालांकि तब मुझे इस बात का अंदेशा नहीं था, लेकिन यह लिंच नियम की सक्रियता का सबसे शुरुआती प्रमाण था। लिंच नियम पीटर सिद्धांत के काफ़ी करीब और लिंच नियम यह है, जब भी लिंच आगे बढ़ता है बाजार लुढ़क जाता है। इसका नवीनतम परिणाम 1987 की गर्मियों में देखने को मिला, जब प्रकाशक और मैंने इस पुस्तक के प्रकाशन का अनुबंध किया, जो मेरे करियर में एक महत्वपूर्ण छलांग थी। तो बाजार 2 महीनों में 1000 पॉइंट गिर गया। इसका मतलब है कि इसके फिल्मों के अधिकार बेचने से पहले मुझे कई बार सोचना होगा। मेरे ज़्यादातर रिश्तेदार शेयर बाजार पर भरोसा नहीं करते थे और इसके पीछे अच्छे कारण थे। मेरी माँ 7 संतानों में से सबसे छोटी थी, जिसका मतलब था कि उनके भाई बहन महामंदी के दौरान वयस्क हुए थे और उन्होंने अपनी आंखों से 1929 में शेयर बाजार को लुढ़कते देखा था। कोई हैरानी नहीं कि हमारे घर में कोई भी शेयर खरीदने की बात नहीं करता था। हमारे परिवार में शेयर खरीदने का जिक्र सिर्फ एक बार सुनने में आया, जब मेरे दादाजी जॉन ग्रिफिन ने सिटीज सर्विस के शेयर खरीदे। वे बहुत परंपरावादी निवेशक थे और उन्होंने सिटीज सर्विस को वाटर यूटिलिटी कंपनी मानकर खरीदा था। जब न्यूयॉर्क जाने पर उन्हें पता चला कि यह पानी की नहीं बल्कि तेल की कंपनी है, तो उन्होंने इसे तुरंत बेच दिया। बाद में उन्हें इस बात पर अफसोस हुआ, क्योंकि इसके बाद सिटीज सर्विस के शेयर का भाव 50 गुना बढ़ गया। 1950 के दशक में अमेरिकी जनता शेयरों पर भरोसा नहीं करती थी और 1960 के दशक में भी, जब शेयर बाजार 3 गुना हुआ और फिर उससे भी 2 गुना हो गया। यह 1980 के दशक की बात नहीं थी, जो दरअसल इतिहास का सबसे बड़ा बुल मार्केट था, बल्कि मेरे बचपन का दौर था। लेकिन मेरे मामाओं की बात सुनने पर आपको यही लगता है कि शेयर बाजार नहीं बल्कि जुआगर था। लोग चेतावनी देते थे, भूल कर भी शेयर बाजार में मत घुसना, वहाँ बहुत जोखिम है, तुम्हारा सारा पैसा डूब जाएगा। पीछे पलट कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि 1950 के दशक में शेयर बाजार में पैसा डूबने का इतना कम जोखिम था, जितना ना तो पहले कभी था ना बाद में था। इससे मैंने यह सीखा कि शेयर बाजार की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। मैंने यह भी सीखा कि छोटे निवेशक गलत समय पर निराशावादी और आशावादी बनते हैं, जिससे हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अच्छे बाजार में निवेश करना और बुरे बाजार में बाहर निकलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। मेरे पिताजी काफ़ी मेहनती थे और गणित के प्रोफेसर रहे थे। बाद में उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और जॉन हैकॉक में सबसे युवा सीनियर ऑडिटर बन गए। जब मैं 7 साल का था तब वे बीमार हो गए और जब मैं 10 साल का था तो ब्रेन कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के कारण मेरी माँ को नौकरी करनी पड़ी लुड्लो मैन्युफैक्चरिंग में, जिसका बाद में टाइको ब्लेब ने अधिग्रहण कर लिया और मैंने खुद पार्ट टाइम नौकरी करके घर चलाने में मदद की। 11 साल की उम्र में मैं कैडी बन गया था। यह 7 जुलाई 1955 को हुआ और उस दिन डाउ जोन्स 467 से गिरकर 460 पर आ गया। शायद आपको यह गिरावट छोटी लग रही हो। अगर ऐसा है तो यह जान ले कि यह छोटी नहीं बल्कि 2% की गिरावट थी। गोल्फ में नई नई रुचि 11 साल के बच्चे के लिए कैडी का काम आदर्श था
वहाँ मुझे गोल्फ कोर्स पर घूमने पे पैसे मिलते थे। एक ही दोपहर में मुझे इतने पैसे मिल जाते थे जितने लगातार 7 दिनों तक सुबह 6 बजे वाले लॉन में अखबार फेंकने वाले डिलीवरी बॉय को नहीं मिलते थे। इससे बेहतर भला क्या हो सकता था। जब मैं हाई स्कूल में पहुंचा तो मुझे कैडी होने के ज़्यादा सूक्ष्म और महत्वपूर्ण लाभ समझ में आने लगे, खास तौर पर इसलिए क्योंकि मैं बोस्टन की बाहरी सीमा पर स्थित ब्रेबन जैसी अभिजात्य क्लब का कैडी था। मेरे ग्राहक बड़े कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट और सीईओ थे। जिलेट, पोलेरॉयड और फिडेलिटी। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि जब मैं गेंद खोजने में डी जॉर्ज सुलिवन की मदद कर रहा था तो मैं गेंद के साथ साथ अपना खुद का कैरियर भी खोज रहा था। मैं संसार का एकमात्र कैडी नहीं हूँ जिसने इस सच्चाई का पता लगाया कि बोर्डरूम तक पहुँचने का सबसे तेज़ मार्ग ब्रेबन जैसे क्लब के लॉकर रूम से होकर गुजरता है। अगर आप शेयर संबंधी ज्ञान चाहते हैं तो किसी बड़े स्टॉक एक्सचेंज का फर्श सबसे आदर्श जगह है, लेकिन गोल्फ कोर्स दूसरी सबसे अच्छी जगह थी। खास तौर पर स्लाइस या ड्राइव करने के बाद क्लब के सदस्य पूरे उत्साह से निवेश के संसार में अपनी नवीनतम जीत का वर्णन करते थे। खेल के एक राउंड में मैं गोल्फ की लगभग 5 टिप देता था और बदले में मुझे 5 शेयरों का टिप मिल जाती थी। मेरे पास शेयरों की टिप तो थी, लेकिन उनमें निवेश करने के पैसे नहीं थे। इसके बावजूद गोल्फ कोर्स पर मैं सुखद कहानियाँ सुनने के बाद अपने परिवार के इस नज़रिए की जांच करने लगा कि शेयर बाज़ार में पैसा डूब जाता है। मेरे बहुत से ग्राहकों ने शेयर बाज़ार में पैसा कमाया था और इसका सकारात्मक प्रमाण मुझे साफ दिखाई दे रहा था। कैडी जल्दी ही अपने गोल्फ खिलाड़ियों की श्रेणियों बनाना सीख लेता है। सबसे ऊपर की श्रेणी दुर्लभ देवता की होती है, यानी बेहतरीन गोल्फ खिलाड़ी, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन टिप देने वाले। इसके बाद आते हैं साधारण गोल्फ खिलाड़ी और साधारण टिप देने वाले, और सबसे नीचे आते हैं बहुत बुरे गोल्फ खिलाड़ी, बहुत बुरे इंसान, बहुत बुरे टिप देने वाले। गोल्फ की जाति प्रथा के भयावह अछूत लोगों में मेरा सबसे ज़्यादा पाला सामान्य गोल्फ खिलाड़ियों और सामान्य टिप देने वाले से पड़ता है। लेकिन अगर मुझे किसी बड़े टिप देने वाले के साथ एक बुरे राउंड या किसी बुरी टिप देने वाले के साथ एक बेहतरीन राउंड के बीच चुनने का विकल्प मिलता था तो मैं हमेशा पहले वाले को चुन लेता था। मेरे कैंडी अनुभव ने इस धारणा को मजबूत किया कि पैसा होने में मदद मिलती है। मैं हाई स्कूल और बोस्टन कॉलेज में जाने के बाद कैंडी बना रहा। फ्रांसिस उमेट कैडी स्कॉलरशिप ने मेरी पढ़ाई की फीस चुकाने में मदद की। कॉलेज के अनिवार्य कोर्सों में को छोड़ दिया जाए तो मैं विज्ञान, गणित और अकाउंटिंग से दूर भगता था। हालांकि इन्हें कारोबारी जगत की तैयारी के लिए अच्छा माना जाता था। मेरी रुचि कलाओं में थी। मैंने आमतौर पर पढ़े जाने वाले इतिहास, मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र जैसे विषयों के अलावा मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा, तर्कशास्त्र, धर्म और प्राचीन यूनानियों के दर्शन भी अध्ययन किया। पीछे पलटकर देखने पर यह स्पष्ट नज़र आता है कि सांख्यिकी के बजाय इतिहास और दर्शन का अध्ययन करने शेयर बाजार के लिए अच्छी तैयारी थी। कारण यह है कि शेयरों में निवेश करना विज्ञान नहीं बल्कि कला है। जो लोग हर चीज़ को संख्या में बदलने का प्रशिक्षण लेते हैं वे काफ़ी नुकसान में रहते हैं। यदि शेयर चुनने का काम संख्यात्मक होता तो आप सबसे करीबी कंप्यूटर को किराए पर लेकर अथवा दौलत कमा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। शेयर बाज़ार में आपको जितने गणित की ज़रूरत होती है, क्राइसलर के पास $1 अरब की नकदी और $500 मिलियन का दीर्घावधिक कर्ज है। वह आप चौथे ग्रेड तक सीख लेते हैं। तर्क वह विषय है जिसने शेयर चुनने में मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है। शायद इसलिए क्योंकि इसकी बदौलत मैं वॉल स्ट्रीट की अजीब तर्कहीनता को पहचान सका। दरअसल वॉल स्ट्रीट के लोग भी यूनानी लोगों की तरह सोचते हैं। प्राचीन यूनानी कई दिनों तक बैठकर बहस करते थे कि घोड़े के कितने दांत होते हैं। वे सोचते थे कि घोड़े के मुंह में देखने के बजाय वह बैठे बैठे ही यह पता लगा सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे निवेशक भी कंपनी की जांच करने के बजाय बैठकर बहस और वाद विवाद करते हैं कि क्या कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है, जैसे वित्त का देवता उन्हें इस बात का जवाब दे देगा। सदियों पहले लोग सूरज उगते समय मुर्गे की बांग सुनकर इस नतीजे पर पहुंचे कि मुर्गे के पास सूर्योदय होता है।
आज यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन हर दिन विशेषज्ञ वॉल स्ट्रीट में भी कारण और परिणाम में इसी तरह घालमेल करते हैं और इस बारे में कोई नया स्पष्टीकरण देते हैं कि बाजार क्यों ऊपर गया। स्कर्ट की लंबाई कम हो गई, इस टीम ने सुपर बोल जीता है, जापानी दुखी है, ट्रेड लाइन टूट गई है, रिपब्लिकन चुनाव जीत जाएंगे, शेयर ओवरसोल्ड है आदि। जब भी मैं इस तरह के स्पष्टीकरण सुनता हूँ तो मुझे हमेशा मुर्गे की बांग वाली बात याद आ जाती है। 1963 में कॉलेज में मेरे पहले वर्ष में मैंने अपना पहला शेयर $60 के भाव पर खरीदा। फ्लाइंग टाइगर एयरलाइंस कैंडी के काम और स्कॉलरशिप में मेरी पढ़ाई की फीस निकल आती थी। घर घर रहने की वजह से मेरे बाकी खर्च कम थे और मैंने $85 वाली कार छोड़कर $150 वाली कार ले ली। पैसों की कमी के चलते शेयर संबंधी बहुत सारी सलाहों या टिपों को नज़रअंदाज कर चुका था, लेकिन आखिरकार अब मैं निवेश करने लायक अमीर बन चुका था। फ्लाइंग टाइगर को खरीदते वक्त मैं अंधेरे में तीर नहीं चला रहा था। मैंने इसे खरीदने से पहले अच्छा खासा शोध किया था। हालांकि सच तो यह है कि मैंने इसे गलत आधार पर खरीदा था। अपनी एक क्लास में मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें वायु मार्ग से माल के परिवहन की उज्जवल संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया था और इसमें यह भी बताया गया था कि फ्लाइंग टाइगर वायु मार्ग से माल का परिवहन करती है। इसी जानकारी के आधार पर मैंने वह शेयर खरीदा था, लेकिन यह शेयर का भाव इस वजह से नहीं बढ़ा। इसका भाव तो इसलिए बढ़ा क्योंकि वियतनाम युद्ध शुरू हो गया और फ्लाइंग टाइगर ने इसमें सैनिक दोस्तों और माल को लाने ले जाने के लिए ढेर सारे पैसे कमाए। 2 साल से भी कम समय में फ्लाइंग टाइगर का भाव बढ़कर $32.75 तक पहुंच गया। यह मेरा पहला 5 बैगर था। इसे धीरे धीरे बेचकर मैंने ग्रेजुएट स्कूल का खर्च निकाला। मजाक में न कहे तो कुछ हद तक फ्लाइंग टाइगर स्कॉलरशिप की बदौलत ही मैं वॉर्टन पहुंचा। वित्तीय क्षेत्र में आपका भविष्य तय करने में आपके पहले शेयर की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जितनी कि रोमांस के क्षेत्र में आपके पहले प्रेम की होती है। इस लिहाज से देखें तो फ्लाइंग टाइगर को चुनना बहुत सौभाग्य की बात थी। इसने मेरे सामने यह साबित कर दिया कि मैं मल्टीबैगर्स मौजूद है, इसलिए मैं ऐसे ही दूसरे शेयर को खोज सकता हूँ। बॉस्टन कॉलेज में अपने अंतिम वर्ष के दौरान मैंने फिडेलिटी में समर जॉब के लिए आवेदन दिया। मैंने यह काम फिडेलिटी के प्रेसिडेंट मिस्टर सुलिवन के सुझाव पर किया था। बदकिस्मत गोल्फ खिलाड़ी, बेहतरीन इंसान और अच्छे टिप देने वाले जिनके लिए कैडी का काम करता था। फिडेलिटी दरअसल न्यूयॉर्क याट क्लब, ऑगस्टा नेशनल, कार्नेगी हॉल और केंडी डर्बी जैसा था। यह निवेश घरानों का सरताज था और उस महान मध्यमयुगीन चर्च जैसा था जहाँ बुलाए जाने पर सन्यासी गौरवान्वित महसूस करते थे। बैलेंस शीट का कौन भक्त फिडेलिटी में काम करने के सपने नहीं देखता था। समर जॉब की 3 जगह थी जिनकी लिए 100 आवेदन आए थे। फिडेलिटी ने अमेरिका में म्यूचुअल फंडों को लोकप्रिय करने का इतना अच्छा काम किया था कि मेरी माँ तक फिडेलिटी कैपिटल में $100 महीना डाल रही थी। जैसी साई या यह फंड इस मशहूर युग के 2 मशहूर फंड्स में से एक था। दूसरा फिडेलिटी ट्रेंड था जिसे नेड कहे जाने वाले एडवर्ड सी जॉनसन तृतीय चला रहे थे। नेड जॉनसन मशहूर एडवर्ड सी जॉनसन द्वितीय के बेटे थे जिन्होंने कंपनी की स्थापना की थी। नेड जॉनसन ने फिडेलिटी ट्रेंड और जेरी साई के फिडेलिटी कैपिटल ने बाकी सभी प्रतिस्पर्धी फंड्स को भारी अंतर से हरा दिया था। इसलिए 1958 से 1965 तक पूरे उद्योग की ईर्ष्या का केंद्र थे। जब ऐसे लोग मुझे प्रशिक्षण और समर्थन दे रहे थे तो मैं आइजैक न्यूटन की इस बात का मतलब समझ गया। अगर मैं आगे देख पाया हूँ तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं दिग्गज लोगों के कंधों पर खड़ा हूँ। नेड की भारी सफलताओं से काफ़ी पहले उनके पिता मिस्टर जॉनसन ने शेयरों में निवेश करने के बारे में अमेरिकी मानसिकता को बदल दिया था। मिस्टर जॉनसन को यकीन था कि आप पूंजी सुरक्षित रखने के लिए शेयरों में निवेश नहीं करते हैं, आप तो मुनाफे के लिए निवेश करते हैं। फिर आप अपना मुनाफा निकालते हैं और ज़्यादा शेयरों में निवेश करते हैं जिससे आप और ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मिस्टर जॉनसन कहते थे शेयरों को आप अदलते बदलते रहते हैं, वे पत्नियां नहीं है जिनके साथ आपको अटकना पड़े। जाहिर है ऐसे विचार वाले व्यक्ति
कोई भी नारी पत्रिका कभी पुरस्कार नहीं देगी। फिडेलिटी में चुने जाने पर मैं काफ़ी रोमांचित था। मैं जेरी साई के पुराने ऑफिस में काम करने पर खासा रोमांचित था। जब साई न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फंड में चले जाए, जाहिर है जब मैं मई 1966 में पहले सप्ताह में पहली बार काम करने गया तब डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल 925 पर था, और जब मैं सितंबर में ग्रेजुएट स्कूल लौटा तब यह गिरकर 800 के नीचे पहुंच गया था, जिसकी भविष्यवाणी लिंच के नियम के अनुसार ही की जा सकती थी। जटिल अवधारणाएं और मेन शुगर। समर इंटर्न के रूप में मेरे पास कॉरपोरेट फाइनेंस का अकाउंटिंग का कोई अनुभव नहीं था। जब मुझे जैसे लोगों को नियमित विश्लेषकों की तरह कंपनियों पर शोध करने और रिपोर्ट लिखने का काम सौंपा गया तो इस डरावने काम के रहस्य पर से पर्दा उड़ गया। कला का विद्यार्थी भी शेयरों का विश्लेषण कर सकता है। मुझे पेपर एंड पब्लिशिंग उद्योग सौंपा गया, इसलिए मैं सोर्क पेपर और इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक जैसी कंपनियों की यात्रा करने लगा। उस वक्त एयरलाइंस की हड़ताल चल रही थी, इसलिए मुझे बस से यात्रा करनी पड़ी। उस गर्मी के अंत तक मुझे जिस कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिली वह थी ग्रेहाइड बस कंपनी। फिडेलिटी के संक्षिप्त कार्यकाल के बाद जब मैं ग्रेजुएट स्कूल के अगले साल के लिए वॉटन लौटा तो मैं शिक्षा जगत में बताए जाने वाले शेयर बाजार के सिद्धांतों के महत्व के बारे में पहले से ज़्यादा शंका करने लगा। मुझे लगता था कि वॉटन से सीखे गए सिद्धांतों का उद्देश्य निवेश व्यवसाय में आपकी मदद करना था, लेकिन सच तो यह था कि उसका ज़्यादातर हिस्सा आपको निवेश की दुनिया में असफल कर सकता है। मैंने सांख्यिकी, एडवांस कैलकुलस और संख्यात्मक विश्लेषण का अध्ययन किया था, लेकिन संख्यात्मक विश्लेषण ने मुझे यह रोचक बात सिखाई कि मैंने फिडेलिटी में जो होते देखा वह दरअसल हो ही नहीं सकता था। मुझे दो परिकल्पनाओं के बीच सामंजस्य बैठाने में काफ़ी मुश्किल आई। एक थी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, जिसका मानना था कि शेयर बाजार में हर चीज़ ज्ञात होती है और भाव हमेशा तार्किक होते हैं। दूसरी थी रैंडम वॉक यानी अनिश्चित उतार चढ़ाव की परिकल्पना, जिसका दावा था कि बाजार के उतार चढ़ाव अतार्किक और पूरी तरह से अनिश्चित होते हैं, जिनकी भविष्यवाणी संभव नहीं है। पहले ही मैं पर्याप्त अजीब उतार चढ़ाव देख चुका था, जिससे तार्किक वाले पहलू में शंका हो जाती थी, लेकिन दूसरी तरफ महान फिडेलिटी फंड मैनेजर की सफलता को देखकर मैं यह नहीं मान सकता था कि भाव की भविष्यवाणी संभव नहीं है। यह भी स्पष्ट था कि क्वांटम विश्लेषण और रैंडम वॉक में विश्वास करने वाले वॉटन के प्रोफेसर फिडेलिटी के मेरे नए साथियों जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। सिद्धांत और व्यवहार की इस रस्साकशी में मैंने व्यवहारवादियों के समूह में शामिल होने का फैसला कर लिया। शेयर बाजार अतार्किक होता है। इस लोकप्रिय शैक्षणिक सिद्धांत का समर्थन करना तब बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने अभी अभी KFC में 20 गुना मुनाफा कमाया हो और पहले से ही यह बता दिया हो कि वह शेयर क्यों बढ़ेगा। सैद्धांतिक लोगों को और भविष्यवक्ताओं को पर मेरा अविश्वास आज तक जारी है। वॉटन के कुछ कोर्सों से मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन वॉटन से सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि मैं कैंपस में मेरी मुलाकात कैरोलिन से हो गई। जब मैं सेना में था तब हमारी शादी हुई। हमारी शादी के दिन यानी 11 मई 1968 को शनिवार होने के कारण शेयर बाजार बंद था, लेकिन हमारे एक सप्ताह के हनीमून के दौरान डाउ जोन्स 13.93 पॉइंट गिरा। वैसे उस वक्त मेरा ध्यान डाउ जोन्स पर नहीं था, वह तो मुझे बाद में पता चला। वॉटन में वह दूसरा साल पूरा करने के बाद मैंने 2 वर्षों तक सेना में सेवा की, जो ROTC प्रोग्राम के तहत अनिवार्य था। 1967 से 1969 के बीच मैं आर्टिलरी और लेफ्टिनेंट था, जहां पहले मुझे टेक्सास भेजा गया और बाद में कोरिया, जो विकल्पों को देखते हुए काफ़ी राहत भरा काम था। आर्टिलरी से ज़्यादातर लेफ्टिनेंटों को वियतनाम भेजा गया। कोरिया जाने की एकमात्र बुरी बात यह थी कि वह शेयर बाजार से बहुत दूर थी और मेरी जानकारी के हिसाब से सियोल में कोई शेयर बाजार नहीं था। तब मैं वॉल स्ट्रीट की कसक और कमी को शिद्दत से महसूस करने लगा, जैसे नशे का आदी करते हैं। कभी कभार की छुट्टियों में मैं इस खोए समय की भरपाई कर लेता था, क्योंकि
घर लौटकर मैं फटाफट कई लोकप्रिय शेयर खरीद लेता था जिनकी सलाह मित्र और सहकर्मी देते थे। वे ऊंचे उड़ने वाले शेयर खरीद रहे थे जो लगातार ऊपर जा रहे थे, लेकिन मुझे वे सुरक्षित शेयर खरीदने की सलाह देते थे जो नीचे जा रहे थे। सच कहूँ तो मैंने रेंजर ऑयल में थोड़ा पैसा कमाया, लेकिन मैंने शुगर में उससे ज़्यादा गंवाया। मुझे बताया गया था कि मैं शुगर में मेरा पैसा डूब ही नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हो गया। मैंने शुगर कंपनी के लोग वहाँ के आलू के किसानों के पास गए और उन्हें ऑफ सीज़न में चुकंदर बोने की सलाह दी। यह मैं शुगर कंपनी के किसानों दोनों के लिए बहुत लाभकारी होता। चुकंदर आलूओं की आदर्श साथी फसल थी, इसलिए इसे बोकर किसान अतिरिक्त पैसा कमा सकते थे और अपनी मिट्टी में नई जान भी डाल सकते थे। यही नहीं, मैन शुगर कंपनी चुकंदर बोने का खर्च उठाने को तैयार थी। किसानों को तो केवल चुकंदरों को उगाकर उस बड़ी नई रिफाइनरी तक लाना था जो मैन शुगर के उस समय बनवाई थी। मुश्किल यह थी कि यह किसान मैन के थे और जैसा सभी जानते हैं मैन के किसान बहुत सावधान होते हैं। सैकड़ों एकड़ में चुकंदर बोने के बजाय पहले साल उन्होंने चौथाई एकड़ में बोए और जब उन्हें इससे फ़ायदा हुआ तो अगली बार आधे एकड़ में बोए और जब तक उन्होंने 1 एकड़ में चुकंदर बोए तब तक रिफाइनरी चुकंदरों की कमी की वजह से बंद हो गई और मैंने शुगर दिवालिया हो गई। इसके शेयर का भाव गिरकर 6 सेंट तक आ गया और इसके बदले में आप लॉयंस क्लब मशीन से 6 गमबॉल खरीद सकते थे। मैन शुगर में हाथ जलाने के बाद मैंने कसम खाई कि मैं ऐसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदूंगा जो मैन के किसानों पर निर्भर करता हो। जब मैं 1969 में कोरिया से लौटा तो मैं फिडेलिटी का स्थायी कर्मचारी और रिसर्च एनालिस्ट बन गया। जैसा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी इस हरकत से शेयर बाजार तुरंत लुढ़क गया। लिंच के नियम वाले सिद्धांतवादी ध्यान दें, जून 1974 में मुझे प्रमोशन मिला और मैं रिसर्च के असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर बन गया। इस घटना के बाद के 3 महीनों बाद जॉन्स 250 पॉइंट गिरा। मई 1977 में फिडेलिटी मैगलन फंड संभालने लगा। तब बाज़ार 899 पर था, लेकिन मेरे फंड संभालते ही यह लगातार 5 महीनों तक गिरकर 801 तक पहुंच गया। उस वक्त फिडेलिटी मैगलन के पास $20 मिलियन की पूंजी थी। इसके पोर्टफोलियो में 40 कंपनियों के शेयर थे और फिडेलिटी के मुखिया नेड जॉनसन ने मुझे सलाह दी कि कंपनियों की संख्या घटाकर 25 कर दूं। मैंने उनकी पूरी बात विनम्रता से सुनी, लेकिन मैंने काम संभालते ही कंपनियों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी, जो 6 महीने बाद 100 तक पहुंच गई और उसके कुछ समय बाद 150 तक। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं नेस्ट जॉनसन की सलाह के विपरीत दिशा में जाना चाहता था। मैंने तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब भी मैं कोई सस्ता सौदा देखता था तो मैं उसे खरीदने के लिए उतावला हो जाता था और उस दिनों सस्ते सौदे हर जगह मौजूद थे। खुली मानसिकता वाले नेट जॉनसन दूर से मुझे देखते रहे और मेरा उत्साह बढ़ाते रहे। हमारे तरीके अलग थे, लेकिन उन्हें मेरी निवेश शैली को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं आई जब तक कि मुझे अच्छे परिणाम मिलते रहे। मेरा पोर्टफोलियो फैलता रहा और इस सीमा तक फैला कि एक बार तो मेरे पास सेविंग एंड लोन्स की 150 कंपनियों के शेयर थे। सेविंग एंड लोन्स की 1-2 कंपनियों से संतुष्ट होने के बजाय मैंने उन्हें थोक में खरीद लिया। जाहिर है, इससे पहले मैंने यह तसल्ली कर ली थी कि कंपनी अपने आप में अच्छा निवेश थी। केवल एक कन्विंसिंग स्टोर में निवेश करना ही मेरे लिए काफ़ी नहीं था। 7-Eleven की मातृ कंपनी साउथलैंड के साथ साथ मैं सर्कल के नेशनल कन्वीनियंस, शॉप एंड गो, हॉप फूड, फेयरमाउंट फूड और सनशाइन जूनियर को खरीदने से खुद को नहीं रोक पाया। और यह तो केवल चंद उदाहरण है। सैकड़ों कंपनियों के शेयर खरीदना निश्चित रूप से नेट जॉनसन के हिसाब से इक्विटी फंड चलाने का तरीका नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैं अब यहाँ हूँ। जल्दी ही मुझे शेयर बाजार का विल रॉजर्स कहा जाने लगा। विल रॉजर्स ने कहा था कि उन्होंने आज तक कभी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो उन्हें पसंद नहीं आया हो। उसी तरह मेरे बारे में लोग कहने लगे कि मैंने कभी ऐसा शेयर नहीं देखा जो मुझे पसंद नहीं आया हो। विशेषज्ञ इसे लेकर बैरन्स में हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। क्या आप किसी एक शेयर का नाम बता सकते हैं जो लिंच ने नहीं खरीदा हो?
क्योंकि वर्तमान में मेरे पास 1400 कंपनी के शेयर है, इसलिए शायद उनकी बात में दम नज़र आता है। निश्चित रूप से मैं ऐसी बहुत सी कंपनियों के नाम बता सकता हूँ जिनके बारे में मैं सोचता हूँ कि काश मैंने उनके शेयर नहीं खरीदे होते। बहरहाल इस दौरान फिडेलिटी मैग्नन की पूंजी बढ़कर 9 अरब हो चुकी है, यानी यह फंड ग्रीस के ग्रीस नेशनल प्रोडक्ट के आधे जितना हो गया। जहाँ तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का प्रश्न है, फिडेलिटी मैग्नन ने 11 सालों में ग्रीस की अच्छा प्रदर्शन किया है। यह अलग बात है कि इससे पहले 2500 सालों में ग्रीस का प्रदर्शन काबिल तारीफ था। जहाँ तक विल रॉजर्स का संबंध है, उन्होंने शेयरों के बारे में आज तक की सबसे अच्छी सलाह दी है। जुआ मत खेलो, अपनी सारी बचत में कोई अच्छा शेयर खरीद लो और इसे तब तक पकड़े रहो जब तक यह ऊपर जाए, फिर इसे बेच दो। अगर यह ऊपर नहीं जाए तो इसे मत खरीदो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।